बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे एक्सप्रेसो में। मैं हूँ अर्मिला हसन। प्लेजेंट से क्या मतलब डॉलर 150 का हो गया है? हाँ, आपकी जिंदगी में पैसे ही रह गए, मौसम देखिए, सिर्फ पैसे और पेट्रोल रह गया है। मैं इमरान हसन हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। यस, मौसम बहुत खूबसूरत है और मौसम ने ली। अच्छा, ये अंगड़ाई सिर्फ मौसम लाहौर में लेता है जी, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल मौसम बाकी कम से कम 5-6 दिनों से बाकी शहरों में अच्छा है। सिर्फ लाहौर में फिर 2-3 दिन का गैप आता है और दिन एक बारिश होती है और बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए हम खुश भी हो गए। लेकिन जो हुजम था, क्या उसे कहे, वो इतना ज्यादा नहीं था मिकदार बारिश की, जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जितनी रात को गरज चमक थी। लग रहा था कि लाहौर में ज्यादा बारिश होगी। सुबह से अब अच्छा वेदर हो गया, वेदर अच्छा है, ठंड है और एसी वगैरह की जरूरत नहीं है। फैन के साथ इवन आपको समटाइम्स वैसे आप नहीं सो सकते, थोड़ी ठंड फील होती है आपको। सो इट्स अ गुड वेदर, मे बी फॉर डे और टू। कराची में भी हमने सुना है कि सूरत हाल थोड़ी सी मौसम की बेहतर है, सो अच्छी काफी बेहतर है। कराची वाले जब स्टोरीज लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, तो समझ लें कि कराची का मौसम बहुत अच्छा है। वैसे तो उनको सी व्यू की वजह से एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट रहती है और वहाँ पे भी अगर अच्छी हवा चले तो वेदर अच्छा रहता है। लेकिन स्टिल कराची का मौसम भी अच्छा है। ओवरऑल जो पाकिस्तान भर में मौसम जगह जगह पे बेहतर है, लेकिन जो एक मौसम है वो खराब चल रहा है और वो सियासत का है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फॉर्मल बातें करें, कल मसूद ख्वाजा साहब, ख्वाजा ऑनलाइन मशहूर उनका एक प्रोग्राम था, कॉमेडियन बड़े मशहूर पाकिस्तान के, कल उनका इंतकाल हो गया। रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ेर इलाज थे। बड़े मारूफ कॉमेडियन हैं, जो लोग उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, उनकी शक्ल से ज़रूर वाकिफ़ हैं। और इस्लामाबाद सेंटर के अंदर एक वक्त में पीटीवी से आपको बताया, ड्रामे बनते थे, जैसे गेस्ट हाउस बड़ा मशहूर ड्रामा था। कोई भी ड्रामा होता तो उसमें मसूद ख्वाजा साहब की एंट्री कहीं ना कहीं होती थी। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस और आर्ट्स काउंसिल के लिए बड़ा काम किया इन्होंने। गुर्दे के अर्जे में मुब्तला थे, होस्टिंग वगैरह भी करते रहे और गुर्दे के अर्जे में मुब्तला थे। फिर एक निजी चैनल से इनका एक लाइव शो आता था ख्वाजा ऑनलाइन के नाम से, जो बड़ा मकबूल था। तो कल खालिक के हकीकी से जा मिले, उनके लिए हमारी दुआएं हैं और उनके जो अहले खाना हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ख्वाजा साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ है। आगाज में आपको बताएंगे हेडलाइंस। मुआशी गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेकाम से हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह तक गिर गए। हुकूमत डॉलर को लगाम देने में नाकाम हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जल्द IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पुरुमीद। कर्जा चाहिए तो पहले मुतालिबात पर अमल करें। IMF ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रिलीफ खत्म करने और इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने IMF से रिलीफ और मुआहदे के लिए अमरीका से मदद मांग ली। मुल्क की सियासत में NRO 2 की गूंज। सदर मुमलिकत के इनकार के बावजूद नैब तरमीमी बिल कानून बन गया। आज से मुल्क भर में लागू होगा। तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल को शरीफ खानदान और जरदारी फैमिली को बचाने की कोशिश करार दे दिया। कौन कितना अमीर? अराकीन पंजाब असम्बली के असासे सामने आ गए। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के असासों में 4 साल के दौरान 100% इजाफा हो गया। सरकारी जमीन जालसाजी से नाम खिलाने के इल्जाम में उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों पर मुकदमा दर्ज। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैरा फैज मुलाकात करवा रही हैं 300 साल से सितार बनाने वाले घराने से। और पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। आज हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी याद करेंगे, आज उनकी सालगिरह, इस पे भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जनाब, मुआशी बदहाली की वजह से इस मुल्क में इस वक्त गैर मामूली और गैर यकीनी सूरत हाल है, मुसलसल चल रही है। सख्त शराइत के बावजूद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा। IMF से की जानिब से ये कहें कि मुसलसल डू मोर का मुतालबा आ रहा है, अखराजात कम करो, रेवेन्यू बढ़ाओ। IMF मुसलसल हमें ये कह रहा है। बजट में जो तनख्वाहदार तबका है, इसको टैक्स की छूट की मद में जो 47 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया था, आपको याद होगा, IMF ये कहता है कि ये रिलीफ खत्म करके 125 अरब के नए टैक्स लगाए जाएं। दूसरी जानब हुकूमत IMF से मुआहदे के लिए अमरीका से मदद मांग रही है और एक डेडलॉक है। इस डेडलॉक की वजह से मुल्क में गैर यकीनी है और डॉलर काबू में नहीं आ रहा है। सरमायाकार इसी गैर यकीनी की वजह से देर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, बिकॉज उनको पता नहीं है सूरत हाल किधर जाएगी। इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, चूँकि मुल्क में कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी तादाद में हुई है। इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, रिपोर्टेडली वो 9 अरब
डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए हैं और स्टॉक मार्केट की कलाबाजियां तो रुक के नहीं दे रही हैं। रुपया बतदरीज गिरावट का शिकार है और कल तो डॉलर 210 से भी ऊपर तक पहुंच गया। दूसरी जानिब बिजली, गैस महंगी, अवामी शदीद रद्द-ए-अमल, 24 करोड़ अवाम और ढेर सारे मसाइल। बहुत सारे मसाइल हैं। मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई से वसाइल महदूद तर मसाइल जो कहने लामहदूद हो चुके हैं और जो अवाम का बेसिकली गुजारा है वो मुश्किल हो रहा है। इन महदूद ज़खायर की वजह से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जी IMF से जो मुआहिदा है उसके लिए तारीख पे तारीख IMF दे रहा है और उन्होंने फिर दावा किया है कि एक आध दिन में IMF से मुआहिदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, as long as we have the पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो वो इंशाल्लाह ताला वो बात है। आवाम डिपेंड करता है ना कि कौन से आवाम है। अगर साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को नहीं। अल्लाह ताला की राहत से उम्मीद है कि एक आध दिन। दूसरी जानिब हुकूमत मौशी मसाइल में तो फंस कर रह गई है, लेकिन PTI ने हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है और अब इमरान खान साहब ने 10 जुलाई से पहले लॉन्ग मार्च की तारीख देने का भी ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने महंगाई को लेकर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। इतना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहिदों की वजह से महंगाई हुई। तो जब हमारे मुआहिदे थे और हम हुकूमत कर रहे थे उस वक्त हालात इतने ख़राब क्यों नहीं थे। बहुत मसाइल हैं और इन मसाइल के ऊपर सियासत हो रही है, मुसलसल सियासत हो रही है। इसका हल कोई नहीं निकाल रहा, कोई ऐसा चार्टर कोई नहीं साइन कर रहा जिससे हम मईशत के इस बहरान से निकलें। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम माहिर मईशत हैं, इसलिए उनसे हम पूछते हैं कि इसका कोई हल और आवाम के लिए कोई उम्मीद क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर। जब ये सारी स्टोरी मैंने देखी और अभी हम आवाम तक पहुँचा रहे थे तो एक तो फ़र्ज़ है कि पहुँचाना और काम भी है, लेकिन दिल बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी होता है दिल जब ये हम सुनते हैं, क्योंकि हम भी इसी आवाम का हिस्सा हैं। आप हम सब इतनी मुश्किल सूरत हाल कभी देखी नहीं है। 2022 है, हमारे मुल्क को तो कहीं दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, ये सवाल अपनी जगह। डॉक्टर साहब क्या सोल्यूशन है, क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है अब, और क्या वाकई IMF अब जिसे कहना चाहिए कि डू मोर का मुतालबा IMF का जायज़ है जब हमने इतना कुछ कर लिया है आवाम के ऊपर, और कितना बोझ डाले हुकूमत? इमरान, बदकिस्मती से इतना कुछ नहीं हुआ क्योंकि IMF को बजट पे एतराज था और मेरा ख्याल है बजट ट्रांसमिशन के दौरान भी आपसे एक दफ़ा बात हुई जिसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में कहा था कि IMF को बजट के नंबर्स पे डाउट है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। बदकिस्मती से कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत, कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से IMF के पास नहीं जाती। वो हमेशा पिछली हुकूमतों का किया धरा जो है वो उसको कोसते हुए IMF के पास जाते हैं और उसकी पोलिटिकल ओनरशिप नहीं देते प्रोग्राम की। और यही वजह है कि आप रिपीटेड एक साइकिल में हैं। पिछले 22 प्रोग्राम्स में वही इश्यूज हैं कि आपके पास एनर्जी सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो खसारे में जा रही हैं, टैक्स कटा नहीं हो पा रहा, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बन गए। तो हर प्रोग्राम को उठा के देख ले यही इशू होते हैं और हुकूमतें जो हैं वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा भी बजट में IMF को जो मेजर एतराज़ आया वो इनकम पे आया, क्योंकि कुछ 1750 अरब रुपए की इनकम जो दिखाई गई थी, जिसमें 800 अरब रुपए का सूबाई सरप्लस था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए पर लीटर तक की थी, 200 अरब का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फंड का था। तो उस पर IMF ने कहा कि ये 1750 अरब आप नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, और अगर इकट्ठे नहीं कर पाएंगे तो फिर या तो अपने खर्चे कम करें या आप अपनी टैक्सेशन जो है वो किसी और मत में बढ़ाएं। तो और मत क्या रह जाती है, वो आपके पास वो इनकम टैक्स रह जाता है, आपके पास GST एग्जम्पशंस रह जाती हैं, जो कि इस दफा हुकूमत ने बड़ी नेक नीयती के साथ दी एग्रीकल्चर पे, सोलर प्लांट्स पे, बीजों वगैरह पे। तो ये यहाँ पे एक डेडलॉक आया हुआ है। अच्छी खबर ये है कि मिफ्ता साहब जो कल फरमा रहे थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अमेरिकन एम्बेसी के साथ जो मुलाकात हुई आयशा साहबा के मिफ्ता साहब की, उसमें इन्होंने यही कहा, और ये इसका कोई सियासी पहलू नहीं बनता। इसका जो असल पहलू है वो ये है कि अमेरिका के 16% जो शेयर हैं वो होते हैं IMF के बोर्ड में। तो अमेरिका इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और वेवर लेने के लिए जो कि पाकिस्तान को लेना पड़ेगा 85% शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। यानी अगर आपके
टोटल 24 इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अगर बाकी 23 आपके हक में वो अकेला अमेरिका ना कर दे तो आपको कोई वेवर नहीं मिल सकता। ठीक है। तो अमेरिका ने वेवर देने की थोड़ी सी रजामंदी जो है वो जाहिर की है। अच्छा। तो अब देखना ये है कि उसको प्रोग्राम को ट्वीट कैसे किया जाएगा। ठीक है। जो मेरी इत्तलात है उसमें शायद ये जो 12 लाख रुपए सालाना इनकम वाले वहां तक तो क्वेश्चन होगा, लेकिन 12 से ऊपर बहरहाल हुकूमत को कुछ न कुछ टैक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी खुद भी कहा कि मजीद टैक्स तो लगाने, अभी हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम लिए गए। अब जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर एक बर्डन आना इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है, क्योंकि अभी जो हमारी लोअर मिडिल क्लास थी या मिडिल क्लास थी वो भी बिलो द बेल्ट वाली सिचुएशन में चली गई है। सो इस सारी चीज़ों में हुकूमत के लिए तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद बर्डन डालना, क्या ये ठीक होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन हुकूमत के पास होगी? देखिए, हम सब अपने घर का बजट चलाते हैं। अगर हमारी टोटल आमदनी जो है वो 49 रुपए है और हमारे उधार जो हमने वापस करना है वो 40 रुपए है, तो 9 रुपए में आपको मकान का किराया भी देना है, बच्चों की तालीम भी, सेहत भी, खाना पीना भी, तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे आपको कट करना पड़ेगा या अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। तो यही हाल इस वक्त हुकूमत का है। 4.9 ट्रिलियन रुपीस के साथ वो बजट अपना लेके जा रही है, जिसमें से कि 1.7 ट्रिलियन का IMF को इतराज है कि ये नहीं आएंगे। तो 4 ट्रिलियन उसमें से डेट सर्विसिंग होनी है। तो तनख्वाहदार तबके को वाकईतन कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो 0.9 ट्रिलियन रुपीस के साथ हुकूमत क्या क्या करेगी? तो या तो टैक्स बढ़ाएगी या अपने अखराजात कम करेगी। जो ऊपर मजीद दिल दहलाने वाली चीज़ है वो ये है कि 1 जुलाई के बाद से आपकी बिजली की कीमतें जो है उनमें भी इजाफा हो रहा होगा, बतदरीज इजाफा होगा, कुछ 7 रुपये 98 पैसे पर यूनिट तक। गैस की कीमतें सर्दियों में आप देखेंगे कि 45% तक उनमें इजाफा हो रहा होगा, और उसके बाद उसके चार्जेस वगैरह। तो काफी गंभीर सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल थोड़ा सा सियासी है, लेकिन क्योंकि मईशत और सियासत का आपस में ताल्लुक है और आई एम श्योर आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं ये ताल्लुक और समझा भी पाएंगे हमें। एक जो पिछली हुकूमत का तसलसल था, पिछली हुकूमत मुसलसल इस बात पे तनकीद करती है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो क्यों एक तसलसल को तोड़ा गया। उसकी सियासी रीज़न जो भी हो, मैं आपसे उसका मुआशी एंगल पूछना चाहता हूँ कि क्या उस तसलसल के टूटने का कोई इम्पैक्ट आया है हमारे उन मुज़ाकरात के ऊपर जो IMF के साथ चल रहे थे, या हमारी एक जो तसलसल इकॉनमी में चल रहा था उस पर कोई इम्पैक्ट हुआ है जिसके बाद ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है? बहरहाल ख़राब तो हुई है, 180 से डॉलर अगर 210 पे आया है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं, ख़राब तो हुई है, लेकिन क्या उसका कोई असर हुआ है या नहीं? ये होना था, ये नज़र आ रहा था। देखिए, एक तो ये है कि ग्लोबल रिसेशन जो है वो तो होनी थी। वो तो यूक्रेन वार के बाद से ऑलरेडी वार्निंग दी जा रही थी फरवरी से कि ये गर्मियां जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी। लेकिन उस सियासी अदम इस्तेहकाम का नुकसान ये हुआ है कि अगर जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने 11 तारीख को जब हल्फ किया था, 11 अप्रैल को, तो अगर ये फौरी तौर पे प्रोग्राम रिज्यूम कर दिया जाता, जो कि उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता साहब की अनाउंसमेंट्स थी कि एनर्जी सब्सिडीज रोल बैक कर दी जाएगी, IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, तो शायद डॉलर जो है वो 185 रुपए पे रुक जाता, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी आ जाती। अब देखिए ना कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह, अगर मनी चेंजर को ये पता है कि सुबह जब वो अपना ऑफिस खोलेगा तो उसको 1.5-2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा डॉलर पे, तो वो क्यों अपने डॉलर बेचेगा? वो होल्डिंग करना शुरू कर देगा। और अगर आपके पास या मेरे पास पैसे हैं और हमें पता है कि डॉलर कल 2 रुपए महंगा होगा, तो हम क्यों किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे? हम जाएंगे, कोशिश करेंगे जाकर डॉलर खरीद ले। तो वो जो एक पैनिक बाइंग, वो जो होल्डिंग है, यानी कि रोजाना आपको पता है कि जब तक IMF का नहीं होना, ये 1.5-2 रुपए रोजाना गिरना है, उसकी वजह से भी मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज आई। और आपने अपने इंट्रो में कहा 9 बिलियन डॉलर, आज ये 8.9 समथिंग पे आ चुके हैं, जो 9 से भी कम हो गए, 100 मिलियन इसमें से और कम हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन है जिसका इस वक्त हुकूमत को सामना, तो इसमें जितनी जल्दी अनसर्टेनिटी खत्म की जाए, यानी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह, ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात होने या नहीं होने, 1 जुलाई को टैक्सेस की रेशो क्या बनेगी, किस चीज पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं, उसकी वजह से लोगों ने अपने सारे डिसीजन जो है वो रोके हुए हैं। और इस हुकूमत ने भी वही गलती की जो पिछली गवर्नमेंट ने की, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग।
देखिए पिछली गवर्नमेंट के पास 5 साल थे, उन्होंने 1 साल जो है वो डिले किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। इस हुकूमत के पास 5 साल नहीं, महीनों में है, इन्होंने 2 महीने डिले कर दिया, 2 तो महीने वो भी का नुकसान। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन की जानिब से भी कुछ कर्जा मिलने के हवाले से इत्तलात सामने आ रही थी। 2.3 जब तक आपकी IMF से डील नहीं होगी, आपको कोई दोस्त मुल्क जो है वो इस वक्त अपने डिपॉजिट नहीं रखेगा। चीन के साथ भी राब्ते किए गए, सऊदी अरब के साथ भी राब्ते किए गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन आपने देखा कि डिपॉजिट आपके पास नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि आपकी जो इस वक्त रैंकिंग है मईशत की, वो तकरीबन हर जगह पे वो नेगेटिव हुई पड़ी है। अगर आपको पता है कि आपका एक दोस्त जो है वो दिवालिया होने के करीब है, तो आप उसको खाना तो खिला देंगे, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाएंगे। और हम वही दोस्त हैं अनफॉर्चुनेटली। तो डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा कुछ, चूँकि आप पाकिस्तान के चंद उन एक ब्रेन्स में से हैं जो कि इकॉनमी को न सिर्फ समझते हैं बल्कि आपका कंट्रीब्यूशन भी है ऑफ एंड ऑन, तो आप क्या अभी मशवरा देंगे हुकूमत को? क्या करें जी हुकूमत, क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? अवाम के ऊपर ही मजीद, जैसे कि आपने कहा कि शायद 12 लाख वाले जो हैं टैक्स वाले, उनको तो हुकूमत ना छेड़े इतना, लेकिन उससे जो ऊपर हैं उनके ऊपर ये बिजली गिरेगी, तो क्या मशवरा क्या देंगे हुकूमत को? देखिए इस वक्त हुकूमत को पूरी कोशिश करना चाहिए कि मुक़्तदर हलकों को साथ मिलाते हुए एक जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल टाइप की चीज़ बनाए, जिसमें अपोजिशन को साथ बिठाए। इस वक्त इशू ये नहीं कि महंगाई होगी, इशू ये है कि जो पहले इस हुकूमत ने गलती दोहराई थी वही गलती अब अपोजिशन दोहराएगी। हुकूमत ने महंगाई में कौ मार्च किए थे, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, जब ये अपोजिशन में थे। उस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि महंगाई खत्म नहीं होगी। अब अगर PTI जो है वो अपना महंगाई का मार्च, लॉन्ग मार्च लेके आती है, तो महंगाई हरगिज खत्म नहीं होगी, लेकिन वो जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है उससे हमारे मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे, अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ जाएगी। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अगले इलेक्शंस पर फोकस किया जाए कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आनी है उसको एक मुस्तहकम मईशत मिले। तो डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ हुकूमत की है या साबिका हुकूमत मौजूदा अपोजिशन की भी है? ये जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है। अपोजिशन का तो हक होता है एहतजाज करना, तो अपोजिशन को तो आप जाहिर है साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपोजिशन का तो हक होता है। और अगर इस वक्त मईशत पे एहतजाज होता है, जो कि अवाम सारे उससे मुतासर हो रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जाहिर पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी, उससे अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ेगी, और इस अनसर्टेनिटी से हमें बचना है। इंशाल्लाह अगर ये डील होती है, आपके पास दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स आते हैं, तो ये तो नहीं मैं कह रहा कि डॉलर वापस चला जाएगा, लेकिन डॉलर की जो उड़ान है वो रुक जाएगी, कम से कम अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, ठीक, जब वो उड़ान रुकती है उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रायोरिटीज को सेट करते जाएं। हुकूमत अगले साल में महंगाई नहीं रोक सकेगी, ये तो मैं इस वक्त रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, लेकिन हुकूमत सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको मजबूत करना होगा, सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करना होगा, टारगेटेड सब्सिडीज को मजबूत करना होगा, और हमें भी नहसुल कौम, पाकिस्तान की जो एक कौम में एक प्राइड है फिलैंथ्रोपी का, चैरिटी का, दूसरों का ख्याल रखने का, इनफॉर्मल जो आपकी सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको मजबूत करना होगा। हमारे इस खत्ते की रवायात हैं कि हम हमेशा जिसकी इस्तात होती है वो दूसरों का ख्याल रख रहा होता है, और ये इस वक्त इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल कम से कम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। प्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे, आपने एक तो एनालिसिस दिया करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का, विद दैट कुछ सोल्यूशंस भी बताए। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगले साल तक भी हुकूमत, और मुझे लगता है कि शायद उससे अगले साल तक भी महंगाई काबू आने वाली नहीं है। एक तो ये कि सेव करें, अपने खर्चे कट कर दें जितना मुमकिन है। वी नो कि आप सेव नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई चारा है नहीं जो अभी सिचुएशन है हमारे सामने। अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे, इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर करे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मुल्क की सियासत की, तो इसमें NRO की गूंज फिर सुनने में आ रही है। एक बार फिर सदर मुमलिकत और हुकूमत आमने सामने है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी जो बिल है उस पर भी दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये बिल रजत पसंदाना नौयत का है, इससे बदइमानी को फरोग मिलेगा। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। और साथ साथ सदर के इनकार के बावजूद जो नैब तरमीमी बिल है आज से कानून बन गया है और मुल्क भर में लागू हो गया। बिल्कुल जी, और इन तरामीम जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसे NRO
2 करार दिया जा रहा है। नैब तरामीमी ये जो ऑर्डिनेंस है शरीफ ख़ानदान और जरदारी फैमिली को बचाने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है PTI की तरफ से, और इस मामले पर भरपूर मज़ाहमत का भी ऐलान किया गया है। एक तरफ तो वफाकी वज़ीर क़ानून जो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने नैब कवानीन को ड्रैकोनियन लॉज करार दिया और ये भी कहा कि मैं अपोजिशन को मनाजरे का चैलेंज करता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान हैं वो किसी हद तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद भी कर रहे हैं, चूँकि जो लीगी रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो बार बार नैब को ख़त्म करने का मुतालबा करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक नैब का इदारा है मुल्क नहीं चल सकता। जबकि गुज़िश्ता दिनों जो वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि एहतसाब और जेलों से बचने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी। अगर हम ये हुकूमत ना गिराते तो इनका प्लान ये था कि हमें जेलों में भेज दिया जाता और ये मसाइल इस तरीके से फिर हमारे लिए मज़ीद बढ़ जाते। उधर हुकूमत ने जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इन कैमरा इजलास तलब किया है। जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, उनका कहना है कि इजलास 3 दिन के अंदर होगा और इसमें आर्मी चीफ, DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफ करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा राय ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कैन इट बी कॉल्ड एन NRO2, और उसके साथ साथ ये कि पहले जो नैब का किरदार था क्या वो इतना मुअस्सर था कि अब अगर नैब के पर काटे जाएं तो वो जो उसका मुअस्सर होना है हमारी मईशत के लिए, हमारी सियासत के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच। सवाल आपके सामने है और सवाल सीधा सा है, क्या नैब ने उतना मुअस्सर किरदार इससे पहले अदा किया कि अब अगर तरामीम हो जाती हैं और नैब से वो इख्तियारात ले लिए जाते हैं जिन पर मौजूदा अपोजिशन एतराज़ कर रही है, तो मुअस्सर होना है उसके ऊपर असर पड़ेगा और वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तानी सियासत को और मईशत को नुकसान होगा इसका? मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर तरीन अल्फाज में 1999 से लेके 2022 तक आता हूँ। 99 में ये ड्रैकोनियन लॉ इसलिए कहलाया कि जनरल मुशर्रफ ने लागू किया, पिक एंड चूज की, 2002 में काफ लीग बनाई, पैट्रियट बनाए और उस वक्त एक हुकूमत बनाई गई जो नहीं बन रही थी सब लाज के बावजूद। इसको उन्होंने अपनी बुरी तरह इस्तेमाल किया और किताबें जर्नैलों की रिटायर्ड मौजूद हैं जिन्होंने इनकार किया जनरल मुशर्रफ की मर्जी के मुताबिक उन्होंने नैब से उठा के बाहर फेंक दिया गया, रिजाइन करवाए गए। 2002 से लेकर 2007 तक आपको पता है काफ लीग की हुकूमत थी, एक ढीला ढाला सा निज़ाम था, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जिसको निशाना बनाया गया वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और फिर पीपल्स पार्टी थी। फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और 5 साल उन्होंने जब हुकूमत की तो सारे लोग यही कहते रहे कि चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक मिसाक जमहूरियत हो गई है, सबको NRO दे रहे हैं और नैब नहीं चल रहा, लेकिन चाहने के बावजूद नैब में तरमीम नहीं कर सके। फिर 2013 से 18 तक नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी थे और जब आखिर में नैब में तरमीम करने की सोची गई कि ये तो बिल्कुल उनके दौर में जब आहद चीमा सबसे पहले अरेस्ट हुए बगैर किसी केस के और तो नरेट हो गए हैं एक किस्म के कि उनके ऊपर कोई केस नैब एस्टैब्लिश नहीं कर सका। फवाद हसन फवाद को किया जब हुकूमत थी शाहिद खाकान अब्बासी की, शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब। फिर इमरान खान साहब आए और हम और आप सब लोग यहाँ मीडिया पे कहते थे कि चूंकि ये मकाफात अमल है, इन्होंने कानून नहीं बदला लिहाजा भुगते, इन्होंने भुगता। जितनी सजाएं थी नैब के अंदर कवानीन के अंदर रहते हुए लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने की वो नैब ने थी। नैब के कंप्रोमाइज आपको पता है उनकी सरतापा एक वीडियो आ गई थी जिसके बाद उनका कुछ नहीं रह गया था। इखलाकी तौर पे तो हम किसी की भी बात ना करें ना कि यहाँ पे जस्टिस रिटायर्ड थे और उनकी क्या वैल्यू थी, वो आखिरी दिन तक अब भी नए कानून के नाफिज होने से पहले एक्सटेंशन की भीख मांगते रहे। उनको किस दिन ये शर्म नहीं आई कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। आमिर साहब इसमें एक सवाल है जी इसमें सवाल है ये कि अगर नैब के सरबराहान ने या नैब के अंदर मौजूद लोगों ने सही तरीके से काम नहीं किया, चाहे उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, कोई उस वक्त के डिक्टेटर का इन्फ्लुएंस था, बाद की सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस था, या वो वन साइडेड होकर काम करते रहे, तो इसमें इदारे का तो कसूर नहीं है। इदारे को तो डोंट यू थिंक कि मजीद मजबूत किया जाना चाहिए था। अब ये जो वो कह रहे हैं जी कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, इससे पहले होता था और अब है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है, ये समझ तो आती है लॉजिक, लेकिन उससे पहले ये है कि ये जो मजीद इसके पर काट दिए गए हैं, आपको नहीं लगता कि इदारे को मजबूत किया जाना चाहिए था? सरबराहान का अगर कोई मसला रहा है तो वो भी तो खैर सियासी जमातें ही लगाती रही हैं, तो उस मसले को फिक्स किया जाना चाहिए था, ना कि इसके पर काट दिए जाते। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक अजमाली जायजा जब पेश किया ना 99 से 22 तक का, आप ये सेंस ले लें कि यहाँ पे डीजी नैब ऐसे थे जो कहते थे बंदा चुक ले और कागज बाद ही बना लेंगे, क्योंकि 90 दिन का रिमांड उनकी दस्तरस में था कि हमने आप पे इल्जाम लगा दिया। जैसे इमरान खान ने कहा मेरा काम इल्जाम लगाना है, अपोजिशन में साबित करें 35 पंचर थे या नहीं थे। फिर उन्होंने कहा वो सियासी बात थी। ये नैब इसी तरह इस्तेमाल हुआ। शहजाद अकबर का आप देख लें कि जो बशीर मेमन साबिक DGFI थे, उनका इंटरव्यू आया
लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर की और उनकी और शहजाद अकबर की क्या मीटिंग हुई कि जी शहजाद अकबर डील कर लेता है, चेयरमैन नैब को अकेला काबू किया हुआ है। क्या चेयरमैन नैब जो सबके लिए प्रेस रिलीजें जारी करते थे उनमें इखलाकी जरूरत थी? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और बशीर मेमन की तरदीद की, कहीं तो वो सिर्फ सरकारी मीडिया पे आते थे, पढ़ी लिखी तकरीर करते थे, सवाल नहीं सुनते थे। 4 साल उनका ये वतीरा रहा, 4.25 साल। ये नैब के कवानीन की जरूरत इसलिए थी कि आज ये चाहते तो ये सारे का सारा, ये जो कह रहे हैं ना NRO 2 नहीं, PMLN अगर ये और पीपल्स पार्टी ना करती तो ये सारा PTI को नुकसान होना था। कम से कम इतिहास से तो वो खुश रहे। उनको उन आम कवानीन का सहारा होगा कि अब अगर कोई इल्जाम लगेगा तो साबित प्रोसिक्यूशन करेगी, जो कंप्लेनेंट है वो करेगा कि जी मेरे पास फर्क होगी के बारे में, मेरे पास फलां के बारे में ये इल्जामात हैं, मैं ये कंप्लेंट कर रहा हूँ वरना मुझे नुकसान होगा। अब आगे पहले क्या होता था, बेनामी दरखास्त पकड़ी, नैब के अफसर के ऊपर ये था ही नहीं कि अगर उसने किसी को रगड़ा दी है 2 साल तो उससे कोई पूछ नहीं सकेगा। प्रोसिक्यूशन से लेके IO तक सब जिम्मेदार होंगे अगर वो साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब आप को बेलगाम इख्तियार देते हैं, छोड़ दें इस बात को कि PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी आप और मुझे बेलगाम दिया जाए तो हम भी अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकेंगे। जब दिल करेगा वो काम करेंगे, या हमें अगर हम किसी के अंडर होंगे तो वो करेंगे। बैलेंस बहुत है। ये तकरीबन 80, 85 या 90% वो तरमीम कर दी गई है नैब में जो PTI ने 2 ऑर्डिनेंस इशू किए। खुद इमरान खान ने 2 दफा सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेसी के तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को बुला के कहा कि मैं बदल रहा हूँ क्योंकि आप काम नहीं कर रहे और आप लोगों की मजबूरी है। क्योंकि जब आप देखें ना, एक ब्यूरोक्रेट फैसला करता है, काम गलत या सही कुछ भी हो जाए, अगर उसका माली फायदा नहीं है तो उसको किसी के ये वो चीजें थी जो हर बंदा कहता था दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन खान साहब कह रहे हैं NRO 2 दे दिया, भाई फिर आप NRO 2 से पहले 4 साल बरसर इक़्तिदार थे। आमिर साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग अपने करप्शन के केसेस को खत्म करने के लिए इन्होंने नैब के इस बिल के अंदर तरामीम की हैं, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो बकौल इस हुकूमत के इमरान खान साहब उनके अगेंस्ट करते थे, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ भी की जा सकती है। देखें, बात सिंपल है कि इन्होंने एक बुरे काम को ठीक किया है। इसके अंदर कोई एक दिन बताएं कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिसाके मईशत से लेकर नैब के कवानीन तक पूरी पार्लियामेंट में इन लोगों ने ऑफर नहीं की, जिसको इमरान खान ठट्ठा उड़ाते थे, ये NRO मांग रहे। भाई जब आप बात नहीं कर सक रहे थे, आपने 2 दफा ऑर्डिनेंस दिए और दोनों को एक दफा रीप्रमोलगेट भी किया ताकि उनकी मुद्दत बढ़े, आप कानून नहीं बना सके। आपको अपोजिशन का हर तरह से ताउन था, लेकिन आप तो अमेरिका पे हाथ लगा के कहते थे कि मैं देखूं, मैं तुम्हारा AC उतरवा के। अब इसमें आमिर साहब एक नुकता और भी है ना, कल आपने आजम नजीर तारड़ साहब को सुना होगा सेनेट में, जब कल वो बोल रहे थे वजीर कानून हमारे, तो उन्होंने कहा कि इससे तो मतलब उनका बादियों नजर में ये उनका इशारा था कि फायदा अगर होगा तो उस्मान बुज़दार साहब को होगा, जिन्होंने 900 कनाल अराजी अपने नाम पे करा ली, जिनके एसेट्स 100% बढ़ गए। फायदा होगा तो फराग गोगी को होगा। गर्ज के वो इशारा कर रहे थे तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी जानिब। तो ये अगर इनको मालूम है कि इस किस्म के मामलात हैं उस्मान बुज़दार साहब के, फराग गोगी साहिबा के, या जो भी हैं एलिजिडली, तो क्या हुकूमत बावजूद इसके कि हुकूमत को मालूम है फिर अपने केसेस बचाने के लिए उनको भी साथ रिलीफ दे रही है? आई मीन सिर्फ अवाम देखती रहे सियासतदानों की तरफ, चाहे तहरीक इंसाफ है या PMLN या पीपल्स पार्टी है, खुद को ये लोग रिलीफ देते रहेंगे अपने अपने वक्त में, तो अवाम किससे फिर सवाल करेगी? कोई ना कोई इदारा तो होना चाहिए ना। आमिर यासर साहब, आपका तीसरी दफा सवाल फंसा हुआ है। एक सवाल इस बात पे कि ये इन्होंने चूंकि अपने आप को फायदा दिया, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। मैंने आपको आदम नजीर तारड़ का आपने अब हवाला दिया, मैंने पिछले सवाल में कहा कि इसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होगी कि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो साबित करें। पहले इतना पक्का होना चाहिए कि अगर केस दर्ज करना है, चाहे एंटी करप्शन में, चाहे नैब लाज के तहत, तो ये क्यों हम नहीं सोचते कि ये काम जरूरी है उस पर जो कंप्लेंट करता है, या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देना। 4.25 साल शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करते रहे, और आखिर में जब उनको इमरान खान साहब ने निकाला तो कहा कि तुम शरीफ के साथ कंप्रोमाइज हो गए हो, मतलब ये कह के उसको निकाला। जिसके अब कभी इस्लामाबाद में कहीं पे कोई इल्जाम आता है कि उसके कोई ब्लू एरिया में प्लॉट निकल रहा है, किसी का कहीं निकल रहा है। आज शायद एक और फैसलाबाद से खातून का प्लॉट निकलेगा जिसमें कवानीन बदल के उनको फायदा दिया गया। आज शायद कोई वो इस किस्म के इंटीरियर मिनिस्टर को ब्रीफिंग करेंगे। चीजें तय हो रही हैं। अगर कच्चे होंगे, खार होंगे, देखें जो 2-3 दफा का सर्कल चला, सब ने समझा कि भाई आप कवानीन ठीक कर लें। फिर आपको रगड़ा आता है तो आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया। जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हम यही कह रहे थे कि आपने कवानीन ठीक क्यों नहीं किए, कि अगर आप भुगत रहे हैं 90 दिन का रिमांड कहाँ पे होता है, इसी को ड्रैकोनियन ला के डाल दो, जैसे सदीकुल फारूक को डाला गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो आमिर साहब दूसरी जानिब ये भी तो है ना कि फारूक आदम ने कहा कि हम तो डाल के भूल गए थे, लांडी जेल में डाल दिया था।
कि हम तो नहीं, ऐसे कई नो डाउट ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया और अब तक प्रूव नहीं किया गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बैरिस्टर साहब की आपने बात की, वो तो मतलब उनकी तो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने झेली हुई है। खैर, एक तो ये कि जो सदर मुमलिकत ने अवॉइड किया इसको, अब ये लॉ है तो इसमें कानूनी क्या तकाजा है, इसमें कितने दिन के बाद अब ये हो जाता है? ऑब्वियसली आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज आई गेस। और दूसरा ये भी बता दीजिए कि अब ये मामला किस जानिब जाएगा? देखें, सदर मुमलिकत ये परसों उन्होंने इंतखाबी कवानीन पे लिखा कि मैं जाती तौर पे इसको नहीं दुरुस्त समझता, कल लिखा मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। भाई, आपको ज़मीर और जाती तौर पे किसी ने नहीं बुलाया, आप पाकिस्तान के सदर बने आइन उठा के, आइन का हलफ उठा के। आप चेरियां खाते रहे, गिलगित बल्तिस्तान 10 दिन। ठीक है, हमें सब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। वी नीड टू गो टू अ क्विक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिनकी 69वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। अगर बीबी आज जिंदा होती तो 69 बरस की होती। 21 जून 1953 को पैदा होने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। बरतानिया और अमरीका में आला तालीम हासिल करने वाली बेनज़ीर, उनकी सियासी तरबियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। आपका ताल्लुक़ अगरचे अशराफिया से था, मगर इसके बावजूद हमेशा बेनज़ीर भुट्टो अवाम के साथ जुड़ी रही और शायद यही वजह है कि आपको चारों सूबों की जंजीर के तौर पर याद किया जाता है। वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटने और उनको फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो की नज़रबंदी और जलावतनी की सौगतें भी उन्हें ही बर्दाश्त करना पड़ी। इसी दौरान उन्हें पीपल्स पार्टी का सरबराह बना दिया गया। मुल्क से मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद 1986 में वो वतन वापस आई तो लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों का मजमा बीबी का मुंतज़िर था। यहाँ उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को 35 साल की उम्र में मुल्क पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया, लेकिन उनकी हुकूमत महज 20 माह ही मुकम्मल कर सकी। आप 1993 को दूसरी बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर ने 1996 में बदअनवानी, बदअमनी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ाम के बायस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत को बरतरफ कर दिया और 1998 में बीबी को जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। बाद मुशर्रफ दौर में 8.5 साल की जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को कराची वापस लौटी। मज़ार क़ायद की तरफ रवा दवा आपका काफ़िला कारसाज पहुंचा तो दहशतगर्दी की एक अलमनाक कार्रवाई का शिकार हो गया और इस वाक़े में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि कई 100 ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अज़्म ज़रा भी मुतज़लज़ल न हुआ, बल्कि वो पहले से ज़्यादा जोश व खरोश से मैदान अमल में सरगर्म हो गई। लेकिन 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग में जलसे से वापस जा रही थी तो एक कातिलाना हमला हुआ और बीबी शहीद कर दी गई। दुख्तर मशरक़ बेनज़ीर भुट्टो को गड़ी खुदा बख्श में उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब सुपुर्द खाक किया गया है। बेनज़ीर भुट्टो अगरचे आज हम में मौजूद नहीं हैं, मगर पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ बेनज़ीर के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है और बेनज़ीर अपने नाम की तरह बेनज़ीर रही। आज हमने उनको याद किया, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। आज भी उनकी पार्टी मौजूद है, उनके साहबजादे पार्टी चेयरमैन हैं। इस दुआ के साथ कि बीबी के दर्जात बुलंद करे रब ताला की ज़ात। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें फ़ेरा फैज़ आज हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग घराने से मिलवा रही हैं जो 300 साल से ज़्यादा जो है सितार बना रहे हैं। और ये घराना क्या है, कहाँ पे है, इस हवाले से बात करेंगे फ़ेरा फैज़ आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी गाय की आवाज़ सुर और साज से हमारे कानों में रस घोलती है। मौसीकी का एक साज जिसको सितार कहते हैं, इसमें सुर भी है और सोज भी।
आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगी जिनके आबाओ अजदाद पिछले 300 साल से सितार बना रहे हैं। सितार को एक दौर में बादशाहों के दरबारों की जीनत भी समझा जाता था। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके बने सितार किन किन महफिलों में सुर बिखेर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन सितार साज। सर, मुझे ये बताइए कि कितनी पुश्तों से आप सितार बना रहे हैं? सिलसिला कुछ 300 बरस से। 300 बरस से? हाँ, मेरे वालिद भी यही करते थे, मेरे दादा भी यही करते थे, उनके वालिद भी यही करते थे, तो आगे मैं भी यही कर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन साहब, मुझे ये बताएं कि पहला सितार जो है वो कब बना था और किसने बनवाया था? सितार जो है ये हजरत अमीर खुसरो की इजाद है। जब हजरत अमीर खुसरो ने जब सितार इजाद किया था और जो आज का सितार है, इसमें क्या फर्क है? काफी डिफरेंस है। क्या क्या है फर्क? वो उस वक्त सादा था। अच्छा। अब ये बनते 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 ये खूबसूरत हो गया है। इसमें तार भी ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने 2-3 तार लगाए थे। अच्छा, 3 तार थे? हाँ, बस सादा था। फिर आज का जो सितार है उसमें कितनी तारें लगती हैं? 18 तारें लगती। 18? हाँ, और किसी में 17 भी लगती। सितार किस मटेरियल से बनता है? शौकीनों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए। उसका मटेरियल जरा हल्का होता है। अच्छा। अनिंदर की लकड़ी का बनता है, कैल का। अच्छा। और जो प्रोफेशनल होता है वो तुन का बनता है। तो इसके फिर प्राइस में भी फर्क आ जाता है? प्राइस में भी बहुत फर्क। तो प्रोफेशनल जो है वो कितने का होता है? 70,000। ठीक है। और जो शौकीनों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, उनके लिए कमर रखी हुई है। अच्छा। वो 30,000। कितने अरसे में एक सितार जो है वो ये तैयार जो होता है? आम सितार है स्टूडेंटों वाला, ये को 20-25 दिन में बन जाता है। 20-25 दिन? यहाँ तो इस काम की कदर ही नहीं। इसकी कदर है या इंडिया में या बाहरले मुल्कों में। यहाँ तो वैसे ही आर्ट की कदर नहीं। अच्छा, अगर हम इसके हिस्सों की बात करें तो कितने हिस्सों पर ये मुश्तमिल होता है? इसके ये देखें, ये एक जोड़ है यहाँ पे। एक पीस ये है, एक ये ऊपर का है। ठीक है। एक ये पीस है इसका, एक ये नीचे। ठीक है। 4 पीस। 4 पीस हैं। और इन चारों पीसों का फंक्शन क्या होता है? इसकी छिलाई वगैरह जो करते हैं वो उससे इसका साउंड बनता है। अच्छा सर, मैंने पढ़ा है कि ये जो सितार है इसका ये जो निचला हिस्सा है जिसे तुम भी कहते हैं, ये कद्दू से बनता है। क्या ये हकीकत है? बनता था। अच्छा, बनता था, अब नहीं बनता। तो दोनों के सुर में कोई फर्क होता था? फर्क नहीं होता। और साउंड जो है ना जी, वो बनाने से बनता है। यानी सुर इसके अंदर भरे जाते हैं। कि इसमें कद्दू लगेगा तो इसका कुछ साउंड अच्छा हो जाएगा। ये 2 ऊपर के 2-3 तार ही होते हैं। ठीक है। बाकी जो ये नीचे के तार हैं वो वाइब्रेशन देते हैं। जो सुर आप ऊपर से दबाएंगे उसके नीचे से वाइब्रेशन आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या सितार बनाने के लिए जरूरी है कि उसको बजाना भी आना चाहिए? हाँ। तो यानी आपको आता भी होगा? तो आप थोड़ा सा बजा के दिखाएं ना हमें। जिसको बजाना नहीं आता वो बना नहीं सकता। जबरदस्त। कोई भी एक सितार है उसको सुर में कैसे करते हैं? जब बजाते हैं तो
की सुर की समझ करते हैं, फिर ही तो सुर में होता है। अच्छा, जैसे इसमें ये रिंग्स लगे हुए हैं लोहे के, हाँ, ये इनका क्या function है? अलग-अलग सुरों पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में होते हैं कि भी ये सा है, ये रे है, गा है। आपके आबाओ-अजदाद इस काम में हैं पिछले 300 साल से, जी। और आप भी माशाल्लाह से इस काम को काफी अरसे से चला रहे हैं। किसी ने कोई दाद रसी की? कुछ नहीं की, मैं किराए पे रहता हूँ, कोई बैंक बैलेंस नहीं, ये दुकान उकाब की, इसमें प्रॉफिट कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमारा खानदानी बाप दादे से चला आ रहा है, दूसरे ये एक आर्ट है, ये पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं, ये पैसों के लिए नहीं कर रहे। मुल्क में इसकी ना इज्जत है ना कदर है। जब आप देखते हैं कि एक तरफ आपके आबाओ-अजदाद, आपके वालिद का बहुत नाम है इंडिया में, हाँ, शेर मोहम्मद बिल्कुल। बड़ा मशहूर है उस्ताद ये। शेर मोहम्मद। हाँ, तो वो वहाँ जो सबसे बड़ा दुकानदार है रिकी राम, उसने वहाँ अपने बोर्ड पे लिख के लगाया हुआ है मेरे वालिद कि का। मैंने इनसे सीखा है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में आपके अलावा कोई बनाते हैं या आप अकेले ही हैं जो बनाते हैं सितार? नहीं, इस वक्त तो अकेले ही हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज की जो हमारी नस्ल है, हाँ जी, उसको फास्ट म्यूजिक पसंद है। ये भी एक कुदरती बात है, अच्छा। वो इसे लैक करने लग गए हैं। अंग्रेज बड़ा बड़ा अच्छा सितार प्ले कर रहे हैं, वो सुकून मांग रहे हैं, यहाँ रौला मांग रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ये जो आज का म्यूजिक है ये रौला है? रौला है, ये अभी खपाते हैं को इसमें सुकून है। कौन से मशहूर सितार साज हैं जो आपसे अपना सितार सुर में करवाते हैं? साद शरीफ हुए हैं, बहुत हो गए, साद फतेहली हुए हैं, अच्छा। साद कबीर खां, सादत साहब, पिंडी में निज़ामी फैमिली है, ये जितने करने वाले हैं सब मेरे पास ही आते हैं। तो आपने किसी को सिखाया नहीं आगे? बेटे को लगाया हुआ, बेटे को लगाया? बाहर का आदि सीखता, और इसकी वजह? ये 20 साल में आता है। 20 साल लगते हैं? जी। सितार साजी में आपको या आपके वालिद को किसी अवार्ड से भी नवाजा गया? मेरे वालिद साहब को भी सिद्धार्थी अवार्ड मिला। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे भी सिद्धार्थी अवार्ड मिला है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन साहब। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ियाउद्दीन के फर्जंद काशान मौजूद हैं जो इस विरासत में मिलने वाली चीज़ को आगे मुंतकिल कर रहे हैं अपने बच्चों में। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। काशान, मुझे ये बताएं कि 300 साल पुरानी एक विरासत आप तक मुंतकिल हुई, कैसा फील करते हैं आप? ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने इस काम को शुरू किया था अपने दादाजी का नाम सुनकर। अच्छा। जैसे अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें देख के मेरा शौक पड़ा था इस काम का। अच्छा, एक चीज़ आपको विरासत में मिली है, तो आप इस विरासत को अपने बच्चों में मुंतकिल करेंगे? अगर उनको सीखने का शौक हुआ या मुझे नज़र आया कि ये अपने बुजुर्गों के नाम को जिंदा रख पाएंगे तो ज़रूर। आपको कितना अरसा लगा ये सीखने में? मैंने काफ़ी सारे काम सीखे हुए हैं, लेकिन इस काम में मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। थैंक यू सो मच काशान फॉर योर टाइम। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। आज मैं मौजूद थी ज़ियाउद्दीन साहब की शॉप पर, जिनका कहना ये है कि उन्होंने अपने आबाओ-अजदाद की इस काम को सिर्फ इसलिए जारी रखा क्योंकि वो इस आर्ट को पाकिस्तान से ख़त्म होने नहीं देना चाहते। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त माशी दबाव बढ़ रहा है और माशी दबाव फिर जहनी दबाव के बढ़ने की वजह बन रहा है, तो हमने सोचा कि इसका हल क्या है। इसका हल वैसे एक है, लेकिन फिर वो हल भी हम माशी दबाव की जानिब आपको ले जाता है। और वो माशी दबाव हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि वो उसका हल जिसकी बात है ना, सेहत की हम बात करें कि सेहत से इसका कुछ हल इतना कॉम्प्लिकेट करके आपने समझाया है ना, मतलब वो मैं चाहता हूँ कि लोग जरा थोड़े कनेक्टेड रहें। खैर, इसका हल अब ये जी कि सेहत करें। अब सेहत करने के लिए जगह तो बहुत है पाकिस्तान में, माशाल्लाह, ब्लेस्ड कंट्री, जहाँ पे भी आप देखिए आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाता है। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज की क्या बात है? पहली चीज़ जो जहन में सेहत के लिए आती है वो नॉर्दर्न एरियाज है। अब नॉर्दर्न एरियाज जाने के लिए अमला हसन, अगर आप उमूमी तौर पर जाए तो खर्चा बड़ा होता है। आप सब छोड़े, ये तो तस्वीर देखें आप। इसका सोल्यूशन निकालने की जब बात की तो एक साहब हैं, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बड़ा अहम, तो वो बाइक पे गए और उन्होंने न सिर्फ पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ को तकरीबन कवर किया, और ये जसारत वो बार बार करते रहते हैं।
इस बार भी उन्होंने की, तो हमने कहा न सिर्फ उनका तजर्बा जाने बल्कि इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर भी हम उस पर भी बात करें। और सब छोड़े, आप ये तस्वीरें देखें, सही टॉम क्रूज वाली आपको फील आई है कि नहीं आई? ये जल्द बाइक आपके पे एक सिनेमास- नौजवान आदमी ऐसे पोज करके तस्वीर खिंचवा रहा है और वो हमारे एक्सप्रेस की स्क्रीन पे चल रही है। अब वो नौजवान आदमी इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद है, वकार अहमद मलिक। वकार भाई वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ जब सब नौजवान का वकार भाई, आप वो इमरान ने आते ही कहा ना कि जब जब आप घूम के आते हैं आप मजीद नौजवान होते हैं। 10 साल का तो फर्क पड़ जाता है। क्या राज है इस बात का, जरा बताएं। राज तो है डेफिनेटली, आप खुश होते हैं, आप जिंदगी जीते हैं। हाँ। आप एक डे टू डे रूटीन में होते हैं, आप यानी वो रूटीन तोड़ते हैं, आप खुश होके वापस आते हैं। तो ये तो बेसिकली है। ये इस बार तो आप बहुत खुश होके ये वाला वापस आए। इंजेक्शन जो है ना गिलगित बल्तिस्तान वाला, ये साल में 2-3 दफा ये जो कारें चलाने वाले लोग हैं, दफ्तर में टाई पहन के जाते हैं, उनका भी फिरने को बड़ा दिल करता है, बैठ के पिक्चर्स देखते रहते हैं। लेकिन ये आपने जो किया, ये करने के लिए उनको बहुत बड़ा हौसला चाहिए या बस कर गुजरने में हो जाता है? जो कि बहुत ही थोड़े से अंदेशे होते हैं, ऐसी वसवसे ऐसे होते हैं। जब भी मैं खुद कोई टूर बनाऊँ वाला कि कितने टूर्स हो चुके हैं, लेकिन जब भी टूर बनाऊँ तो जब बिल्कुल टूर करीब होता है ना, तो उस वक्त होता है एक पसो पेश और एक थोड़ा सा होता है कि अब जाना है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उसके बाद फिर यानी सिर्फ आप घर से एक दफा निकलना होता है। बस आपको एक वो स्टार्ट पुश चाहिए, उसके बाद आप जिस बाइक की जिस तरह तो क्या चल रहा होता है, मतलब जब आप निकले घर से, चले आपके रीसेंट ट्रिप की बात कर लेते हैं, जब निकले, व्हेन यू लेफ्ट ऑब्वियसली, पीछे बीवी बच्चे, घर छोड़ा, एक वो भी होता है, जहन में टेंशन भी होती है, लेकिन दूसरी जानिब आप एक एम भी होता है। सो वो क्या चीज़ें जो ट्रिगर कर रही होती है आगे बढ़ने के लिए कि मैंने अभी हज़ारों किलोमीटर बाइक पे जाना है? आप मोटरसाइकिल पे निकले, बीवी बच्चे वो सारे मामला वहाँ तक तो हैं, लेकिन वो इतारसा वाली बात कि जैसे ही आपने 10 क्रॉस किया तो आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जॉब करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, किस जगह जॉब करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल है, दूध का बिल है, बीवी बच्चे, बिलोंगिंग्स, सब कुछ ना। मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता है कि मेमोरी आपकी ना कोई आपको पता नहीं होता। उसकी वजह शायद बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, वो ये नहीं टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आपको मिल रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना वाफर होता है कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी या थोड़ी सी वो मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। तो आप बेसिकली इस हवाले से उसको भूल जाते थोड़ा सा। जब आप वापस आ रहे थे पूरे टूर करने के बाद, और जैसे ही आप फिर ये चलास 10 से आगे निकलते हैं, फिर अचानक बीवी का नाम भी याद आ जाता है, बच्चों का भी, खर्चे भी याद आते हैं, फिर वो याद भी आ जाती हैं। सही हो गया। अच्छा वकार भाई, ऑब्वियसली हम अब बात कर रहे थे जिस तरह से आप ऑलरेडी 5 बार आपने बताया कि 5वीं बार आप गए हैं इस तरह से बाइक पे। हाँ, बाइक पे। वैसे तो आप पता नहीं कितनी बार गए, 100 बार गए होंगे, लेकिन स्टिल ये वाला आपका ट्रिप कैसा रहा? और जिस तरह से इमरान ने कहा कि बहुत सारे लोग जाते हुए, प्लानिंग करते हुए सोचते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बाइक पे जाना है, सारी चीजें एक बड़े उसके काम होती है, कंफर्ट जोन से निकलना, हाँ, कंफर्ट जोन से निकलने में मसला होता है। तो आपका ये जर्नी किस तरह का रहा, और इस पे भी थोड़ा गाइड हमारे देखने वालों को आप करें। कंफर्ट जोन बेसिकली क्या है? कंफर्ट जोन ने हमें पिकनिक तक महदूद रखा हुआ है ना, क्योंकि हम पिकनिक तक जा सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के, लेकिन ट्रैवलिंग, टूरिज्म, ये बहुत और इतनी दूर जाना, ये लफ्ज़ बहुत बड़े हैं, ट्रैवल और टूरिज्म का। ये इसके लिए एक और तरह की चीज़ चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूँ कि मेरे बहुत पुराने जानने वाले थे, तो उनकी कोई इतनी इनकम नहीं थी, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत शौकीन थे। तो बाद में कई लोग हमें कहते हैं ना, जब अभी भी मैसेजेस करते हैं कि आप तो बड़े लकी हैं ना, आप इस तरह घूमते हैं। अच्छा, मैं उनको ये नहीं बता सकता कि इसमें कुछ और चीज़ भी है जो आपके जहन में है ना कि शायद कोई पैसा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है। जिस बंदे ने टूर करना है उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अच्छा, वो एक क्लास 4 टाइप की जॉब करते थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो गए टूर पे और वापस आए और उन्होंने कहा जी, मैंने पूछा, मैंने कहा कितना खर्चा है टूर पे? उन्होंने कहा जी 3100 रुपये फॉर 10 डेज़, 10 दिन का गुजरात तक का उनका टूर था। तो मैंने कहा 3100 कितने हैं? वो भी अय्याशी की है इस वजह से 3100, वरना ये 3100 नहीं होना था। कैसे गए वो? बेसिकली उन्होंने बाईसाइकिल निकाली, कैंपिंग उनके पास थी, छोटा सा स्टोव था उनके पास, चूल्हा, वो रास्ते में अगर सब्जी पकाते भी थे तो किसी सब्जी की दुकान से अगर आप कहेंगे यार ये एक टींडा दे दो, एक शलजम दे दो, 2 सब्ज़ मिर्चें दे दो, बेचारा पैसा नहीं लेता ना। और जब स्पेशली आपको देखा है कि आप टूरिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो कभी कभी वो दिल बाईसाइकिल पे गए, वो बाईसाइकिल पे ना, तो 10 दिन का उन्होंने टूर किया। अच्छा, वापस आए तो 3100 जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अय्याशी की नज़र हुआ है। उस वक्त कभी कभी दिल करता था कि आज छोड़ो क्या पकाना है, होटल में खाएंगे, या आज जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, या इस तरह के मामले। कहने का मतलब ये आपको नहीं रोक सकता, जो फाइनेंशियल मामला हैं, ये आपको नहीं रोक सकता अगर आप में, हाँ, अगर आपने जाना है, जिन्होंने जाना है
वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन टूर, वो सारे के सारे कोई हम्बल से बैकग्राउंड, बैकपैकर्स, लेकिन वो मुझे जाना है, वो जाना राइट टाइम है, राइट सीजन है जाने का। ये तो बारिशें वगैरह हो रही हैं, थोड़ा सा बारिशों को अवॉइड किया जाए। बाकी जो बाइक का, मोटरसाइकिल का जो सफ़र है, मेरा ख्याल है कि उसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली मुझे ज़्यादा है कि ख़वातीन आए। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी ख़वातीन आ रही हैं मोटर बाइक्स के ऊपर, जी बाइक्स के ऊपर, लेकिन उनकी एक ख़ास तादाद हो ताकि ख़वातीन जो, ये कैसे हो सकता है सर? इस तरह हो सकता है थोड़ा सा हम, खैर बच्चियों को एम्पावर्ड करने वाली बात, अभी तो मेल जो है वो बहुत सारे आपसे ये पूछते होते हैं ना कि अच्छा वो बाइक पे गिलगित कैसे जाते हैं आप, तो एक उनको होता है कि लेकिन एक तो इसमें सोशल बैरियर्स की तो बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरी जानिब चैलेंजिंग नहीं होगा एक खातून के लिए? कुछ चैलेंजिंग नहीं है, यानी आपके जहन में पहला तस्वुर ये आता है मोटरसाइकिल के हवाले से कि यार ये तो बड़ा रिस्की है पहाड़ों में। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि कार की बनिस्बत किसी भी दूसरी सवारी की बनिस्बत मैं इसको महफूज सवारी तस्वुर करता हूँ, इससे ज़्यादा महफूज नहीं है। आप ही ड्राइवर हैं, आप ही ज़बरदस्त, मतलब आपने बाकी ऑफ कोर्स हेलमेट पहना हुआ है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आप आज़ादी से ये टूर करते हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर होता है, जिसमें आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप एक खास जबर के शिकार होते हैं कि यार पता नहीं मैं साहब शहर पे रुकना तो चाह रहा था, लेकिन अच्छा ये जो कि आपने बात छेड़ी थी तो आपने अपने सोशल पे भी मेंशन किया, मैं इसलिए निगाह से आखिरी सवाल मेरा कि हादसात बड़े होते हैं और बड़ी अहम शख्सियात भी इसमें, वो ज़ियाउल करीम का आपने लिखा होता, बड़े फेमस म्यूजिशियन थे, इसकी फिर क्या वजह है वहाँ पे? अगर ये इमरान भाई ट्रैवल, देखिए खुद एहतियात नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते, अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालें ना तो जो आपके हाईवेज का डाटा ना, इधर की हाईवेज हैं जहाँ आपके शहरों का डाटा, इसमें यहाँ पे ये स्टेटिस्टिकली यहाँ पे 100 ऑफ टाइम्स हादसा ज़्यादा होते हैं। देखिए वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, जब वहाँ पे कोई हादसा होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और ऑफ कोर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे एक चीज़ हो जाती है। लेकिन उसकी बनिस्बत यानी अब देखें ना ज़ियाउल करीम जो हैं वो हुए, ये एक वाक़या है, हो सकता है कि हफ्ते में एक दफ़ा और कोई वाक़या खुदा न खास्ता पेश आ जाए, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहाँ पे डेली बेसिस पे सब कुछ हो रहा होता है, हमारे दफ्तर के बाहर डेली आते जाते हैं, और जो वहाँ पे भी हो रहा होता है चले एक हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों में एक दफ़ा, ठीक है, वो भी किसी, तो वो कहीं भी हो सकता है, किसी गफलत की वजह ये नहीं है, आप अपनी किसी गफलत की, बिल्कुल ठीक। गुड लक फॉर खिज़र, आप जो कवर करने जा रहे हैं और आगे जो आपके चित्राल वगैरह सारा जरूर देखिएगा जी। वैसे तो अभी सिलसिला चल रहा है लेकिन आपको दिखाएंगे कि उन्होंने किया क्या वहाँ पे, और थैंक यू फॉर द लाइव इंटरेक्शंस बाय द वे, उसको भी बड़ा मजा आया जो आप हमारे रहे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, आप कुछ हेल्थ और फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि योगा की इंपॉर्टेंस के हवाले से कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में और कितना आपकी बॉडी और सोल के लिए हेल्पफुल है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें गर्मी के अंदर भी खुद को सुपर फिट रखने की कोशिश में नज़र आते हैं पार्क्स के अंदर, लेकिन जिस तरह से योगा का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, योगा को फिटनेस का बेहतरीन जरिया और कई बीमारियों का इलाज भी समझा जाता है। और इसके हवाले से अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं तो वादी सिंध की जो तहजीब है 3000 साल कबल, उसमें योगा के आसार मिलते हैं, जिसमें मुनफरद जो आपको कहने पोस्चर्स के अंदर जो आपकी बॉडी है, मेंटल हेल्थ है, उसके हवाले से आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की जाती है। तो आज हम योगा के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ राहिला अहमद मौजूद हैं जो कि योगा ट्रेनर हैं और इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो मैं चाहता हूँ कि खुद ही इस हवाले से बताएं भी। इनसे हम एक तो एज अनबला सेड इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे और फिर जो हमारे यहाँ हमारी जो लाइफ रूटीन है उसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उसके नुकसानात पे भी मैं चाहता हूँ कि हम राहिला से बात करें। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। आज का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत सारे जहनी जिस्मानी मसाइल का शिकार हैं, चूँकि आप इन सबको हैंडल करती हैं, तो आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड इट्स एन ऑनर कि आज योगा के इंटरनेशनल डे पे आई एम हियर और मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ। दूसरी बात आपने पूछी कि इसकी इम्पोर्टेंस तो जब तक आपकी ज़िंदगी है और यू वांट टू बी अ फंक्शनल पर्सन, आपके मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स, इंसान हम सब एक्सेलेंस चाहते हैं ना, हम सब सक्सेस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें हैं और हमारी एक विल है एक एब्सोल्युटली अमेजिंग लाइफ जीने की,
तो उस सब में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए और ऐसी कोई चीज़ें जिससे आप अपने बॉडी को भी इंटैक्ट रख सकें, आप अपने मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रख सकें, फिजिकल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को। तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सोचूं तो एक चीज़ जिसके अंदर वो ना पूरा कॉम्पैक्ट आपके पास एक पूरा सेट है तो वो योगा है। ठीक हो गया। अच्छा राहिला, नॉर्मली हमारे यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, क्या योगा इन तमाम चीज़ों को ऑल्टरनेट है? जिस तरह से हम योगा पे कहते हैं कि ये हमारी बॉडी, हमारी सोल, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि ये क्या ये ऑल्टरनेट है या हमें दोनों चीज़ों को पैरेलली करना है? ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेज या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। तो योगा कैन गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और योगा तो इतनी अमेजिंग चीज़ है कि जैसे फिजिकली आप अगर जिम जाते हैं आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस ऑलरेडी चाहिए है। आप अगर स्विमिंग करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, पिलाटेस के लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए। लेकिन योगा एक इतनी अमेजिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योगा जिसको हम आसानास कहते हैं। योगा ऐसी चीज़ है कि एक बेड रिडन इंसान भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। इम्पैक्ट उसका उतना ही आता है, स्पेशली फिटनेस से रिलेटेड। आपको पता है कि हमारे यहाँ फिटनेस की जो एक डेफिनेशन है दैट इज पतले होना, ठीक है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से बात करें कि योगा आपको मसल बिल्डिंग में या फ्लेक्सिबिलिटी में या पतले होने में मदद देता है तो एब्सोल्युटली सिर्फ योगा के एक एस्पेक्ट को भी अगर हम रखें जिसको हम आसानास कहते हैं, फिजिकल पोस्चर्स, उससे भी आप हो सकते हैं। योगा का दूसरा एस्पेक्ट जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायामास कहते हैं, उससे भी आप अपनी सारे एस्पेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ वो करने से आपका वेट भी रिड्यूस हो सकता है, स्ट्रेस भी मैनेज हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस में आ सकती है। अच्छा, बाकी जो प्लीज सर, अच्छा कितना टाइम योगा आपको, मतलब अगर आपकी रूटीन में कितने ड्यूरेशन आपको इस योगा के लिए स्पेसिफिक या डेडिकेट कर देने चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी रूटीन, हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है, जिससे आप कह रही हैं कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें या पोस्चर्स वाली कर लें, दोनों का इम्पैक्ट उतना ही है। अगर आप एक कॉम्बिनेशन में लेके चलें, क्योंकि नथिंग वर्क्स इन आइसोलेशन। आपकी बॉडी की भी हीलिंग जो होती है वो एक लेवल पे नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होगी, सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं होगी, सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं होगी। तो इट्स अ होल कॉम्बिनेशन। तो योगा की जब भी हम एक क्लास पूरी जो हम उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर आपका ब्रेथ वर्क, आपकी मेडिटेशन और आपके पोस्चर्स तीनों इंपॉर्टेंट है। तभी योगा का जो वर्ड है वो निकला है युग से। युग का मतलब होता है जोड़ना, यूनियन। तो योगा आपको यूनाइट करता है, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को थ्रू योर ब्रेथ। वो ब्रेथ थ्रेड है जो इन तीनों को मिलाती है एंड देन इट कनेक्ट्स यू विद द डिवाइन। तो आप पूरे एक फुलफिल्ड इंसान हो जाते हैं। इट हेल्प्स यू रीच योर फुल पोटेंशियल। और अब वो जो इसका एक आखिरी स्टेज है समाधि, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसमें इंसान बिल्कुल ज़ेन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, सुकून में आ जाता है। तो योगा आपको उस स्टेज को अचीव करने में हेल्प करती है। कितना टाइम लगता है इस तक पहुंचने में? क्योंकि एक्सरसाइज में तो आपके यू गेट स्मॉल गोल्स एंड आप उस पर काम करते हैं, और वक्त के साथ साथ होता है। तो योगा में पहले दिन या अवाइल में तो नहीं होता होगा, या समवन कैन अचीव? अगर आप समाधि वो एनलाइटनमेंट की बात करें, रिजल्ट्स लेने के लिए कम से कम रेगुलर योगा फॉर 2 to 3 months, उसके बाद यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। और योगा के अंदर पतंजलि ये कहता है, द फाउंडर ऑफ योगा, ही सेज कि डू एज मच एज योर बॉडी इज हैप्पी विद, कि आपका जिस्म जिस चीज़ के साथ खुश है आप वो करें। एंड बीइंग अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो चीज़ भी आप रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगी। आप जब अपनी बॉडी को जिम की एक्सरसाइजेस में डालते हो और बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं तो आप अपनी बॉडी को ट्रॉमा में डाल देते हैं। जब बॉडी ट्रॉमा में जाती है तो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, बॉडी अपने आप को होल्ड कर लेती है क्योंकि वो फियर में चली जाती है। योगा ऑन द कॉन्ट्री फियर को रिलीज करता है, आपकी बॉडी को खोलता है, आपके ब्लड को और एनर्जी को फ्लो करवाता है। इसलिए योगा में रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा जल्दी आपको नजर आते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइजेस तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, देखते हैं, लेकिन योगा के लिए वी ऑलवेज नीड, आई थिंक, अ स्पेसिफिक ट्रेनर। मुझे ऐसा लगता है। आम आदमी कैसे करे इसको जो आप बता रही हैं? अच्छा, योगा की खूबसूरती ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपने योगा टीचर बनना है, यू नीड अ ट्रेनर।
ट्रेनर ओके और क्योंकि इसकी स्पेसिफिकली लाइन लेंथ होती है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर्स होते हैं उनका, अगर आपको एक गलत एंगल से कर लें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड योगा इतनी अमेजिंग चीज़ भी है कि अगर आप हल्की हल्की मूवमेंट्स करें, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक हाथ ऐसे उठा लें और वापस नीचे ले आएं, दिस इज़ योगा। आप सिर्फ एक नेक रोल कर लें अपना, दिस इज़ योगा। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ दिस कि अपनी बॉडी को सुने और बॉडी जो चाहती है, जिस तरह की मूवमेंट चाहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है आपके शोल्डर्स थोड़े टेंस हैं, आप थोड़े से शोल्डर्स को रोल कर लें इस तरह, या थोड़े से शोल्डर स्ट्रेच कर लें, आपको एक रिलीफ फील होगा। तो बेसिकली योगा आपकी बॉडी की विजडम के साथ चलता है। सो अगर आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो और अलाउ करें कि आपकी बॉडी क्या चाह रही है इस वक्त और उसको सुन के वो वाली स्ट्रेचिंग कर लें, तो यू आर डूइंग योगा। क्वाइट वेल एलिबरेटेड, बहुत जबरदस्त, परफेक्ट। राहीला थैंक यू सो मच, और बहुत ज़बरदस्त आपने तरीके से, आज योगा डे भी है चूँकि उससे आपने योगा को एक्सप्लेन कर दिया। राहीला हमारे साथ मौजूद थी और योगा के हवाले से बता रही है। अपनी बॉडी को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दें उसको, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा रिलीफ फील हो। थोड़ा सा कर लिया, हाँ कर लिया हम भी थोड़ा ब्रेक्स में अब हम यही क्या करेंगे। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में अब आगे क्या बढ़ना है, बल्कि आखिर में आगे हम तो आपको जरा स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के बारे में बताते हैं। उनकी बॉलिंग का जो सहर है, जो जादू है, वो आज भी बरकरार है, लेकिन अब ओबियसली ट्रेनिंग मैचेस में या चैरिटी मैचेस में बरकरार है। वसीम से अच्छा बॉलर कम से कम मैंने बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर नहीं देखा। वसीम अकरम इज ग्रेट फॉरएवर। लंदन में शेन वॉर्न को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक चैरिटी मैच का एहतमाम किया गया और इसमें वसीम अकरम ने शानदार बॉलिंग की और यूसी के मनाजिर हैं जो आपको देख रहे हैं। एक शानदार यॉर्कर किया, इस पर माइक अथर्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया, साबिक कैप्टन इंग्लैंड के। वसीम अकरम के अलावा इसमें वेस्ट इंडीज के अजीम खिलाड़ी ब्रायन लारा जो कि एवर ग्रेट शामिल थे। इसके अलावा इंग्लैंड की जो साबिक खवातीन टीम की कैप्टन है शार्लेट एडवर्ड्स, वो भी शामिल थी। इसके अलावा मोंटी पेनिसर थे, माइक अथर्टन तो हमने उनका जिक्र किया, नील जॉनसन थे, कमेंटेटर मार्क निकोलस थे और दीगर भी कई अहम खिलाड़ी इसमें शरीक हुए। और 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन क्लब लॉयड ने अंपायरिंग के फराइज इस मैच के सर अंजाम दिए और ये उसके कुछ मनाजिर हैं, यानी सब लेजेंड्स थे इस मैच में। गैन इन एक्शन। और जो जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है, हम भी उस जनरेशन में से एक हैं जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा है, ये 92 वर्ल्ड कप के मनाजिर हैं, तो उनके लिए तो एक ट्रीट से कम नहीं है जब भी ये प्लेयर्स हमें दोबारा खेलते नजर आते हैं। खासतौर पे अगर वसीम हो जाएं, वकार यूनुस हो जाएं, शोएब अख्तर हो जाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें लगता है और ये ऐसे ही कुछ मनाजिर हैं। खैर शेन वॉर्न आपको मालूम है कि वो इंतकाल कर गए थे और उन पे जो पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, पूरे जो क्रिकेटिंग फैंस हैं इस गेम को सराहने वाले, उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया था और उसी सिलसिले में ये चैरिटी मैच भी मुनक्किद किया गया। चलिए जनाब, हमने अब स्विंग के सुल्तान के एक्शन तो आपको दिखाए, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत क्यों लेंगे, आज हम आपको इजाजत देंगे। आप चलें जी, जाएं, छुट्टी करें, हमारी भी छुट्टी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।